नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए जो हम पाठ पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उस पाठ का एक टॉपिक है, पॉइंट है कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंसर वैसे देखा जाए तो ये वर्तमान समय में भयंकर बीमारी के रूप में हमारे सामने है। कैंसर जो रोग है वो एक विषाणु है जिसे अर्बुदीय विषाणु कहा जाता है। इस विषाणु के द्वारा फैलता है और इस विषाणु को अंग्रेजी में ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर कोशिका विभाजन होता है, वह कोशिका विभाजन है वो अनियंत्रित रूप से होता है। कैसे हो जाएगा? अनियंत्रित रूप से हो जाएगा। मतलब एक कोशिका से दो से चार, 5, 6 ये कोशिका विभाजन के द्वारा होगा, लेकिन कोशिका में विभाजन तीव्र गति से होगा या उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अनियंत्रित कोशिका विभाजन से ट्यूमर का निर्माण हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर का निर्माण हो जाएगा। और ये जो ट्यूमर निर्माण होगा, ये ट्यूमर भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सुदम और दूसरी होती है दुर्दम। सुदम और दुर्दम जो अर्बुद है या जो गांठें हैं या जो ट्यूमर है वो दो प्रकार की होती है, सुदम और दुर्दम। अब इन दोनों में देखो, सुदम को बिनाइन कहा जाता है, दुर्दम को मैलिग्नेंट कहा जाता है। ये जो सुदम है ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये सीमित स्थान, मतलब हमारे शरीर के जैसे हाथ की हो गई तो वो वहीं पाई जाती है, शरीर में फैलती नहीं है और इससे हानि भी कम होती है। ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और यदि ऑपरेशन करके बाहर नहीं भी निकालते हैं तो भी हमारे शरीर में ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है। लेकिन ये जो होती है दुर्दम या मैलिग्नेंट जो अर्बुद है, ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक होती है। ये जल्दी से शरीर के अंदर फैलने का कार्य करती है, आगे से आगे फटाफट फैलती रहती है और इसके द्वारा हानि भी अधिक होती है, अधिक नुकसानदायक है। और इसमें कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगा? कोशिकाएं हैं भोजन के अभाव में मरती जाएगी। भोजन के अभाव में ये कोशिकाएं हैं वो डेथ होती जाती है। तो ये जो दुर्दम प्रकार की जो गांठ है ये हम इस कैंसर के रूप में मान सकते हैं, या कैंसर में कौन सी दुर्दम प्रकार की गांठें ही पाई जाती है। अब इसमें क्या होगा? एक जगह दुर्दम गांठ पाई जाती है, ट्यूमर पाई जाती है, तो क्या होगा? ये गांठें जल्दी फैलती है। एक स्थान पे पाई जाती है, कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, इस तरह से ये क्या होती है? फैलती है। इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। अर्बुद का फैलना, अर्बुद है वो जहाँ पाई जाती है, जहाँ उपस्थित है, उस स्थान पर नई अर्बुद का निर्माण होना मेटास्टेसिस कहलाता है। परीक्षा में छोटा सवाल ये पूछा जा सकता है। अब ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जो कैंसर को प्रेरित करें, कैंसर को बढ़ाए, उसको क्या कहेंगे? कैंसरजन्य पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो कैंसर को प्रेरित करते हैं, कैंसर को बढ़ाते हैं या अनियंत्रित कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं, उनको क्या कहेंगे? कैंसरजन्य। अब इसकी जांच जब की जाती है, कैंसर की जब जांच की जाती है तो जांच में सामान्यतः बायोप्सी के द्वारा की जाती है, जिसको हिंदी में जीवति परीक्षा कहा जाता है। मतलब जो अर्बुद है उसका एक काट कर एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को अब लैब के अंदर चेक किया जाता है कि कौन से प्रकार की गांठ है, दुर्दम है या सुदम है। तो बायोप्सी की जाती है और इसके अलावा सीटी स्कैन भी होता है और एमआरआई भी की जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एमआरआई, एम का मतलब मैग्नेटिक, आर का मतलब रेजोनेंस, आई का मतलब इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यदि हिंदी में लिखें तो चुंबकीय अनुनादी चित्रण या इमेजिंग, एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। उपचार, कैंसर का उपचार कैसे करते हैं? शल्य क्रिया के द्वारा ऑपरेशन कराएंगे। ऑपरेशन करके ये जो भी अर्बुद है इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और विकिरण चित्रण, रेडिएशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की रेडिएशन, उन गांठ की जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर रेडिएशन या विकिरण डाले जाते हैं, जिससे क्या होती है? कोशिकाएं हैं वो ऑटोमेटिक मर जाती है, रेडिएशन के कारण मर जाती है। प्रतिरक्षा चिकित्सा, एंटीबायोटिक उपचार किया जाता है और विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा भी कैंसर का इलाज किया जाता है। लेकिन सामान्यतः कैंसर के रोगी को जो औषधि दी जाती है उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, कई इसके पार्श्व प्रभाव होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, खून की कमी आदि। अब हम बात करेंगे
ड्रग्स या मादक पदार्थों के बारे में। ड्रग्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ड्रग्स किसे कहेंगे? ड्रग्स ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें क्षणिक सुखद अनुभूति करवाते हैं, जो कि भ्रामक होती है। मतलब वो हमें भ्रम होता है और कुछ समय के लिए हमें सुखद अनुभूति होती है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसको ड्रग्स कहा जाता है। अब इन ड्रग्स के अंदर कई प्रकार के एल्कलॉइड है, कई प्रकार के रसायन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो मादक पदार्थ है ये प्रभाव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कुछ ऐसे मादक पदार्थ होते हैं जिनका प्रभाव बहुत कम होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका मध्यम, और कुछ ऐसे पदार्थ जिनका प्रभाव है वो तीव्र होता है। तो जो तीव्र प्रभाव वाले जो मादक पदार्थ है उसमें आता है स्मैक, जिसे हीरोइन भी कहा जाता है, शराब, फीम, चरस, गांजा आदि। और जो मध्यम प्रभाव वाले है उसमें आता है तंबाकू, और सबसे कम प्रभाव वाले है वो चाय और कॉफ़ी। अब इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन जो होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ओपियोइड्स, कौन कौन से हैं? ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, ये 3 प्रकार इसमें वो रसायन होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स जो है ये सामान्यतः स्मैक या जो हेरोइन है इसमें पाया जाता है, और इससे है वो रासायनिक रूप से डाईएसिटिल मॉर्फिन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से बन सकता है। इसमें क्या हेरोइन को रासायनिक दृष्टि से या रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो डाईएसिटिल मॉर्फिन, और मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन है वो अफीम के पौधे से प्राप्त होती है, और अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम है। इस अफीम के पौधे से जो मॉर्फिन प्राप्त होती है, इस मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करके किसका निर्माण किया जाता है? डाईएसिटिल मॉर्फिन का निर्माण किया जाता है, और डाईएसिटिल मॉर्फिन होते हैं वो ही स्मैक होते हैं। ये जो स्मैक है ये सफ़ेद रंग का गंधहीन, तीखा और रवेदार पदार्थ होता है, जिसको है वो हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद कैनाबिनॉइड्स जो एल्कलॉइड है, इसमें एक पौधा आता है भांग। पौधे का नाम क्या है? भांग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सटाइवा। पौधे का नाम क्या है? पौधे का वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सटाइवा, और इस पौधे के पुष्प क्रम से भांग प्राप्त की जाती है। इस पौधे के पुष्प से है वो भांग प्राप्त की जाती है, और इस भांग से अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, मैरिजुआना, चरस, गांजा, हशीश आदि। ये है वो इसके व्युत्पन्न होते हैं या इसी से बनाए जाते हैं। अब है कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड को सामान्यतः कोकीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोकीन कहा जाता है। इसको कोक या क्रैक भी कहते हैं। ये हमें एक पौधे से प्राप्त होता है। पौधे का नाम है कोका पादप। पौधे का नाम क्या है? कोका। अब यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। कोकीन किस पौधे से प्राप्त होती है? एरिथ्रोजाइलम कोका इस पौधे से प्राप्त होती है। ये जो पौधा है ये मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। ये सब छोटे छोटे सवाल है। एरिथ्रोजाइलम कोका मूल रूप से कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। अब ये जो कोका एल्केलॉइड है या जो कोकीन है, इसका उपयोग है वो खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है। खिलाड़ी क्या करते हैं? इसका दुरुपयोग करते हैं या इसका उपयोग करके फिर खेलते हैं, तो जिससे खेल की भावना से नहीं खेला जाएगा, इसलिए हम वो खिलाड़ियों के द्वारा इसका दुरुपयोग कहते हैं। इसके अलावा अन्य और मादक पदार्थ है, अन्य और ड्रग्स है, उसमें से ये 1-2 इम्पोर्टेंट है। एलएसडी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, नीट के एग्जाम में भी पूछी गई है। एलएसडी की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक अम्ल डाईएथिल एमाइड। एलएसडी की फुल फॉर्म लाइसर्जिक अम्ल डाईएथिल एमाइड। ध्यान रखना, एलएसडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा मादक पदार्थ के रूप में आता है तंबाकू। तंबाकू के अंदर कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबैकम। तंबाकू को हम अलग अलग रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मान लो हमने
बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, या जो सीधा ही तंबाकू है इसको मुंह में डालकर मुंह के द्वारा भी ऐसे ग्रहण किया जाता है। और तंबाकू को सूंघनी में डालकर नाक से सूंघा भी जाता है। तो अलग अलग तरीके से तंबाकू का सेवन किया जाता है। तो तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलॉइड, निकोटीन, और इसका ये वैज्ञानिक नाम। इस तरह से ये हमारे जो ड्रग्स है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स, ये 3 ड्रग्स अपने इस 12वीं क्लास के सिलेबस में हैं और तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे जो छोटे छोटे सवाल बढ़ेंगे वो सब मैंने इस बोर्ड पर है वो समावेशित करने का प्रयास किया है। हम बात करते हैं ड्रग्स से रिलेटेड, छोटा सा पॉइंट है किशोरावस्था। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था। 12 से 18 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। 12 साल से पहले बचपन अवस्था और 18 साल के बाद में प्रौढ़ावस्था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बचपन और जो प्रौढ़ अवस्था है इसके बीच में है वो किशोरावस्था आती है। अब इस दौरान जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था के दौरान एक जो बालक है या एक जो व्यक्ति है उसके शरीर में कई क्रियात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं। क्रियात्मक का मतलब है शरीर की जो बनावट है उसमें काफ़ी चेंजेज आते हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दोनों में हार्मोन्स के कारण अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जब ये शरीर के अंदर क्रियात्मक परिवर्तन आते हैं तो उसके साथ साथ इन बच्चों के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन भी आते हैं। जैसे मान लो वो दिखने में सुंदर दिखे और ऐसे मान लो उनमें उनका व्यवहार थोड़ा चेंज हो जाता है। व्यवहारगत परिवर्तन भी आते हैं इस अवस्था के दौरान, 12 से 18 वर्ष या किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था में बच्चे का मानसिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास का नाजुक समय होता है। इस समय जिज्ञासा, जोखिम लेना, उत्तेजना के प्रति आकर्षण, प्रयोग करने की इच्छा, ये सब में इम्पोर्टेंट गुण होते हैं। और इसी समय बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं, सिनेमा हॉल भी जाते हैं और इंटरनेट का उपयोग भी करते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों के अंदर ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करने की इच्छा होती है या वो प्रयोग के रूप में इसको करते हैं। और लंबे समय तक यदि वो ड्रग्स और अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो वो इसके आदी हो जाते हैं या इसको आदत पड़ जाती है या वो लत इनको लग जाती है या पड़ जाती है। अब एक बार कोई व्यक्ति है वो ड्रग्स की उसको आदत हो गई या ड्रग्स की लत है तो आसानी से वो उसको छोड़ नहीं सकते। और कुछ समय बाद यदि वो छोड़ना भी चाहे तो क्या होगा, जैसे मान लो एक आदमी जिसने अफीम लिया 1 साल तक और बाद में वो देखे कि नहीं मुझे तो आज छोड़ना है, यदि वो क्या करेगा, आज दिन तक रेगुलर उसको लिया है लेकिन यदि आज वो छोड़ लेगा या उसका सेवन समय पर नहीं करेगा तो उसमें ऐसे कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे जो लक्षण दिखाई देते हैं इनको विनिवर्तन संलक्षण कहा जाता है, विड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। ड्रग्स या अल्कोहल इसकी नियमित मात्रा को यदि हम अचानक बंद करें तो जो लक्षण प्रकट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, विनिवर्तन संलक्षण। अब हम बात करेंगे ड्रग्स और अल्कोहल के परिणाम। ड्रग्स और अल्कोहल का यदि हम अधिक प्रयोग करते हैं, यदि हम इसके आदती हो जाते हैं, इसकी हमें लत लग जाती है तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो इसके परिणाम है वो 2 प्रकार के, तात्कालिक प्रभाव और दूरगामी परिणाम। तात्कालिक परिणाम की बात करें तो अंधाधुंध व्यवहार, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने अधिक शराब का सेवन किया तो घर आकर वो अंधाधुंध व्यवहार कर सकता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश कर सकता है। बर्बरता, हिंसा, विभिन्न प्रकार रोग में जैसे मान लो हार्ट का फेल होना, ब्रेन हेमरेज, कोमा में चले जाना, फिर भूख कम लगेगी और मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो तात्कालिक परिणाम के अंदर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी आ जाएगी, पढ़ाई में वो कमज़ोर रह जाएगा, बिना अनुमति वो स्कूल या कॉलेज से एब्सेंट रहेगा, समय पर स्कूल नहीं जा पाएगा। इस तरह से क्या होगा, शैक्षिक क्षेत्र के प्रदर्शन में कमी आ जाएगी। व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, व्यक्तिगत साफ सफाई में भी कमी आ जाएगी। फिर ऐसा जो व्यक्ति होगा वो एकाकीपन महसूस करेगा और खुद को अकेला रखने की कोशिश करेगा, थकावट आ जाएगी।
अवसाद, हमेशा वो चिंता में रहेगा। आक्रमणशील, मतलब कोई भी व्यक्ति उससे बात करना चाहेगा तो वो मतलब क्रोधित रहेगा या आक्रमण करने की कोशिश करेगा। विद्रोही व्यवहार, विद्रोही व्यवहार का मतलब वही गुस्से में रहेगा। मित्रों से बिगड़ते रिश्ते, पहले दोस्तों के साथ उठता बैठता था, लेकिन इस कंडीशन के बाद में क्या होगा, मित्रों से भी रिश्ते है वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे दोस्त जो पहले से ही मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो उनसे तो इसके रिश्ते सुधर जाएंगे, उनसे तो ये उठक बैठक ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो इसका सेवन नहीं करते हैं उनसे इनके रिश्ते वो बिगड़ते जाएंगे और आदतों में परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल सभी आदतें उसकी चेंज हो जाएगी। दूरगामी परिणाम की बात करें तो जो आदतन मादक पदार्थों का सेवन करता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो पैसे नहीं होने के कारण वह चोरी करना शुरू कर सकता है। परिवार और मित्र उनके लिए मानसिक व आर्थिक कष्ट दे सकता है। किसी भी कारण से परिवार के सदस्यों को या उसके जो मित्र हैं उनको मानसिक रूप से और आर्थिक दृष्टि से परेशान कर सकता है। गंभीर संक्रमण हो सकता है, गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है, एड्स जैसी बीमारियां भी हो सकती है, ऐसी लाइलाज बीमारियां हो सकती है। मादा यदि है तो मादा के अंदर जो गर्भ है, जो गर्भ पल रहा है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। परिवार बिखरना, पति पत्नी के बीच में टकराव, कई बार दोनों के बीच में तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। महिलाएं हैं तो उसमें पुरुषों के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, महिलाओं में पुरुषों के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे पुरुषों के लक्षण क्या है, दाढ़ी मूंछ आना, तो इनमें दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाते हैं। इनका जो MC साइकिल है वो अनियमित हो जाता है। आवाज़ इनकी पतली होनी चाहिए लेकिन इनकी आवाज़ भारी हो जाती है। इस तरह से महिलाओं में क्या हो जाता है, पुरुषों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसको पुंसत्वन कहा जाता है। इसके अलावा यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के अंदर जो पुरुषों के लक्षण है, पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण हैं उनमें क्या आती है, कमी आती है। जैसे वृषणों का विकास नहीं हुआ या शुक्राणुओं की कमी रह गई या शुक्राणुओं का निर्माण भी नहीं हुआ। आवाज़ मोटी है तो आवाज़ मान लो पतली हो गई। शरीर इनका मजबूत होना चाहिए लेकिन शरीर कमज़ोर रह जाता है। इस तरह से पुरुषों के अंदर पुरुषों वाले लक्षणों की कमी हो जाती है। तो ये ड्रग्स या अल्कोहल के दूरगामी परिणाम और ये हमने पढ़े तात्कालिक परिणाम। देखिए, ड्रग्स और अल्कोहल रोकथाम और नियंत्रण। सबसे पहली बात हम ये करें कि हमें इसका सेवन करना ही नहीं है, दुर्घटना से देर भली, मतलब इसका सेवन करना ही नहीं है। और सब कुछ करने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति इसकी उसको लत लग जाती है या इसका आदी हो जाता है तो उसको छोड़ने का प्रयास करना है। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं या इसको हम कैसे रोकथाम लगा सकते हैं, कैसे इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। मतलब किसी भी प्रकार का व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यक्ति अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कार्य करें। किसी भी तरह से उनके ऊपर प्रेशर नहीं हो, दबाव नहीं हो। यदि वह दबाव रहित रहेगा तो वह आसानी से अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता रहेगा। यदि हम जैसे मान उदाहरण के लिए एक बच्चा है 10th पास करने के बाद उसकी रुचि नहीं है साइंस लेने की, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब उसके ऊपर साइंस का दबाव नहीं होना चाहिए। यदि हमने दबाव देकर उसको साइंस के लिए बोल दिया और मजबूरी में या दबाव की वजह से उसने साइंस ले ली तो वह सक्सेस नहीं हो सकता और कुछ समय के बाद में वो रुचि नहीं होगी तो वो पढ़ नहीं पाएगा और वो ड्रग्स या अल्कोहल के जाल में फंस सकता है। तो इस वजह से रुचि के अनुसार कार्य करने दें, अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरा, शिक्षा और परामर्श। बच्चे हैं वो ड्रग्स और अल्कोहल के आदी नहीं हो, इसके लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और अच्छे संस्कार देने हैं। अच्छे संस्कार और यदि उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन कदापि नहीं करेंगे। उसके बाद में भी यदि कोई व्यक्ति आदी हो जाता है तो उसको भी समझाने का प्रयास करना चाहिए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ये नुकसान है, ये है वो, मतलब उनको समझाइश करें, उसको और शिक्षा दें और अच्छे संस्कार दें। समस्या किसी भी प्रकार की है तो उसे परामर्श दें। पढ़ाई के साथ साथ यदि खेल संगीत आदि में उसकी रुचि है तो पढ़ाई के साथ साथ में उसको ये काम भी करने दें। तीसरा पॉइंट आता है माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना।
यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें डाउट है कि वह ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन कर सकता है या उसका आदी हो सकता है, तो समय रहते हम इन लोगों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें या उनको उचित सलाह दें। तो इससे क्या होगा, यदि वो उस रास्ते की ओर जाने ही वाला था तो वह नहीं जाएगा, और यदि उसने उस तरफ जाने के लिए एक कदम बढ़ा भी लिया है तो भी यदि उसको वो चीज़ समझ में आ गई तो वो उस दिशा में जाने का प्रयास नहीं करेगा। तो माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेकर भी हम यह ड्रग्स और अल्कोहल से संबंधित जो क्रिया है उसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। संकट के संकेतों को देखना। संकट मतलब देखो, एक बच्चा है और हमें पता चला है कि वो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो हमें बिना हिचकिचाए तुरंत उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बताना चाहिए कि आपका बच्चा है वो, हमें डाउट है कि वो अल्कोहल का सेवन करता है। मतलब भविष्य में हमारे सामने कोई संकट खड़ा नहीं हो, उससे पहले हम सावचेत हो जाएं और उनको बता दें। बताने के बाद हम इन बच्चों से है वो समझाइश करके और इनको ड्रग्स और अल्कोहल के लिए रोक सकते हैं। व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना। अब यदि इतना सब कुछ करने के बाद में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका आदी हो गया, या हम कहें कि इस जाल में वो फंस गया, इस दलदल में वो फंस गया, तो हमें क्या करना है, उसको छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो मादक पदार्थ, जो ड्रग्स, जो अल्कोहल का वो आदी हुआ है, जिसका वो आदी हुआ है, उसको छुड़ाने का प्रयास कराना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो चिकित्सा सहायता भी लेनी चाहिए। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यसन को छोड़ना चाहता है, मादक पदार्थ को छोड़ना चाहता है और शराब को भी छोड़ना चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा सहायता भी ली जा सकती है। उसकी भरपाई के लिए उसको और अन्य दवाइयाँ काम में ली जा सकती है। कुल मिला के हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि वह ड्रग्स अल्कोहल का सेवन नहीं करे, और यदि वह सेवन करता है तो वो बहुत कम समय में या बहुत जल्द उसको छोड़े, और छोड़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो चिकित्सा सहायता भी दिलाई जाए, या चिकित्सक के पास ले जाकर उसको है वो उचित परामर्श दिलवाया जाए। यदि ऐसा हम करते हैं तो एक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आता है। हम यदि किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, तो उसमें आत्मविश्वास जगेगा और वह खुद प्रेरित होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर या जिसने समझाइश की है उससे वह प्रेरित होगा और वह व्यक्ति है वो स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। तो इस तरह से हम है वो ड्रग्स और अल्कोहल इसकी रोकथाम और नियंत्रण कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।